अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 3 कवर करेंगे। इट्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ना कि कौन सी लैंग्वेज कब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, एक तरह से एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसलिए हम हमेशा हिस्ट्री से पहले लैंग्वेज चेंज और हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो टॉपिक 13 देखें जिसमें बताया गया लैंग्वेज चेंज के बारे में। चेंज जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में नुमायाँ होना एक आम सी बात है। ठीक है, इसी तरह लैंग्वेज चेंज के बारे में बताया गया कि लैंग्वेज भी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ चेंज जस्ट लाइक अदर थिंग्स। ठीक है, और वो लिंग्विस्ट जो कि लैंग्वेज चेंज के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एचसन के अकॉर्डिंग भी एक डेफिनेशन बताई गई है कि देयर कैन नेवर बी अ मूवमेंट ऑफ ट्रू स्टैंड स्टिल इन अ लैंग्वेज। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, इन्हें आप लोगों ने याद करना है, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेसन काफ़ी लंबा है इसलिए हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स लेंगे एंड देन अपना लेसन कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि लैंग्वेज चेंज जो है वो कौन से लेवल्स पर आकर चेंज होती है। ठीक है, तो उनमें हमारे पास 4 लेवल्स हैं जो कि हमारे पास लेक्सिकल चेंज है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, सिंटैक्टिक चेंज है एंड देन फोनोलॉजिकल चेंज है। ठीक है, अब लेक्सिकल चेंज किसे कहते हैं? लेक्सिकल वर्ड का अगर मीनिंग नहीं पता देन लेक्सिकल असल में कहता है वोकेबलरी आइटम्स को। ठीक है, यानी कि वोकेबलरी में आने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो लेक्सिकल आइटम्स कहलाती हैं। तो अब लेक्सिकल चेंज में क्या बताया गया है कि वर्ड्स कम एंड गो, यानी कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें नए वर्ड्स आते हैं, पुराने जाते हैं, तो ये काम तो चलता ही रहता है। अब इसकी मैं आप लोगों को एक तरह से 4 स्टेजेस बताती हूँ कि वर्ड किस तरह ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वर्ड कभी भी एकदम से नहीं जाता। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जाता है। वो कौन सी स्टेजेस होती हैं? पहले तो वर्ड जो होता है वो पहले रेयरली यूज़ किया जाता है, यानी कि अचानक से उसका यूज़ जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है एंड देन वो ओल्ड फैशन बन जाता है। फिर उसके बाद आर्किक स्टेज आती है और फिर उसके बाद ऑब्सोलीट स्टेज आती है। ठीक है, आर्किक स्टेज किसे कहते हैं कि जिसमें वर्ड जो होता है वो सिर्फ सर्टेन डिक्शनरीज में अवेलेबल होता है। ठीक है, जबकि ऑब्सोलीट एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर वर्ड जो होता है वो कम्प्लीटली डेड हो जाता है एंड देन विल नो मोर यूज्ड। ठीक है, तो ये इसकी स्टेजेस हैं, आप लोग इसे अपने नोटबुक पर जो है वो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। एंड देन मॉर्फोलॉजिकल चेंज बताया गया, उन्होंने बताया कि ये एक तरह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, किस तरह कॉम्प्लेक्स होता है हम वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया कि इसकी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ठीक है, बाय एनालॉजी एंड देन बाय सिंटैक्टिक चेंज। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं एनालॉजी के थ्रू क्या होता है कि बाय एनालॉजी द वर्ड गेट्स अ न्यू शेप। ठीक है, न्यू शेप किस तरह की, यानी कि एक वर्ड है देन उसके पार्टिसिपल एरा में जो है वो उसको यूज़ किया जाना है। जैसे कि अब देखें फॉर एग्जांपल द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ हेल्प यूज टू बी होल्प एंड होल्पन। ठीक है, तो ये आप लोग इसकी एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। उसके बाद सिंटैक्टिक चेंज देखते हैं हम। सिंटैक्टिक चेंज के बारे में अगर बताया जाए तो ये उन्होंने बताया कि एक ऐसा फिनोमेना है जो कि इन्वॉल्व होता है ग्रामेटिकलाइजेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, वर्ड की ग्रामेटिकलाइजेशन में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे वर्ड्स जो कि ग्रामेटिकल वर्ड्स बन जाते हैं वो सिंटैक्टिक चेंज में आते हैं। जैसे कि अगर हम विल की बात करें तो वो कंटेंट वर्ड था, लेकिन अब विल जो है वो ग्रामेटिकल वर्ड के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को कंटेंट वर्ड का नहीं पता, कंटेंट वर्ड किसे कहते हैं? तो कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक मीनिंग के साथ होते हैं, जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। और इसी तरह एडिशनल वर्ड्स की बात की जाए तो इंक्लूड डिटरमाइनर्स, कंजंक्शन, प्रपोजिशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। फंक्शनल वर्ड में ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाता है, मोडाल वर्ड्स आ जाता है, क्वालिफायर्स आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें फंक्शनल वर्ड्स में आ जाती हैं। एंड देन पॉइंट 4 पे हमारे पास फोनोलॉजिकल चेंज आ जाता है, जिसमें हमारे पास चेंज इन साउंड्स होता है। ठीक है, तो जो चेंज इन साउंड होता है वो हमारे पास फोनोलॉजिकल फैक्टर होता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ स्पोकन वर्ड्स और स्पोकन लैंग्वेज। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें कंट्रोवर्सी की, तो जो ओल्डर स्पीकर होते थे वो क्या करते थे कि वो फर्स्ट सिलेबल पर जो थे वो ज़्यादा आप कह लें स्ट्रेस डालते थे, जबकि न्यू स्पीकर्स जो हैं वो सेकंड सिलेबल जो है वो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस डालते। तो एक तरह से चेंजिंग्स जो है वो नुमाया होना एक आम सी बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक 14 आ जाता है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। इसमें हम कुछ पीरियड्स पढ़ेंगे। ठीक है, हर चीज़ का एक पीरियड होता है, वो पीरियड से गुजर कर आती है। तो इसी तरह लैंग्वेज के बारे में बताया गया कि इट इज़ कस्टमरी टू डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ द स्टडीड ऑब्जेक्ट इनटू पीरियड्स, दिस कॉल्ड पीरियडाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पीरियड्स की बात की गई है, कुछ इवेंट्स की बात की गई है कि प्री ओल्ड इंग्लिश, देन ओल्ड इंग्लिश, देन मिडल इंग्लिश, देन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एंड देन लेटर मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है,
प्री ओल्ड इंग्लिश की बात की जाए तो इसकी डेटिंग उन्होंने बताई है फ्रॉम 449 AD, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन 3 जर्मैनिक ट्राइब्स, मैंने आप लोगों को वर्ल्ड इंग्लिश के सब्जेक्ट में बताया था, अगर तो आप लोगों ने उसके लेक्चर्स लिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एंगल्स, सैक्सोन्स एंड जूट्स कौन थे। ये असल में बर्बर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कबाइल थे, ठीक है। पुरानी बात है, ठीक है। तो वो जो है वो ब्रिटेन में आए थे और अपने साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस भी लेकर आए थे, ठीक है। तो प्री ओल्ड इंग्लिश के बारे में बताया गया कि इंग्लिश फिर वहाँ से स्टार्ट हुई थी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फिर उसके बाद ओल्ड इंग्लिश की बात आ जाती है, डेटिंग फ्रॉम अराउंड 700 to 1100, इसकी भी डेट याद रखिएगा। इट इज़ फ्रॉम द 8th century दैट वी पोसेस द फर्स्ट सर्वाइविंग इंग्लिश टेक्स्ट। तो ये इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। वैसे तो डेट ही आती है। मिडल इंग्लिश के बारे में बताया गया कि 1100 से 1500 का जो ड्यूरेशन है या पीरियड है वो हमारे पास मिडल इंग्लिश में आता है। एंड देन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश फ्रॉम अबाउट 1500 टू अबाउट 1800, एंड देन लेटर मॉडर्न इंग्लिश, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 15 में अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया गया, उसमें होने वाली चेंजिंग्स के बारे में बताया गया। बड़ा ही ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन हम ईजी पॉइंट्स पढ़ेंगे तो हमारे लिए ईजी ही हो जाएगा। पहले हम पढ़ लेते हैं नाउन एंड एडजेक्टिव्स के बारे में कि द यूज़ ऑफ एन अपोस्ट्रॉफी इन द जेनेटिव सिंगुलर वाज ऑप्शनल इन द 16th सेंचुरी, यानी कि 16th सेंचुरी तक जो था वो ऑप्शनल था। एंड देन इट वाज फ्रिक्वेंट इन द 17th सेंचुरी, ठीक है। इसी तरह इन द जेनेटिव प्लूरल द अपोस्ट्रॉफी वाज नॉट यूज्ड इन दिस पीरियड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जेनेटिव सिंगुलर किसे कहते हैं एंड जेनेटिव प्लूरल किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम सम टाइम यूज़ करते हैं ना कि अलिस डॉग, तो अली के साथ हम एस लगा के अलिस डॉग कह देते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि अली का डॉग, ठीक है। तो इसकी ये एग्जांपल है जेनेटिव सिंगुलर की। इसी तरह हम यूज़ करते हैं माई पेरेंट्स होम, यानी कि द होम ऑफ माई पेरेंट, तो इसको भी हम जेनेटिव प्लूरल कहते हैं। तो ये एग्जांपल है जेनेटिव सिंगुलर जेनेटिव प्लूरल की, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने इसको याद करना है, क्योंकि देखें एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो ये पॉइंट्स तो याद करने पड़ेंगे, इसको आप लोग नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव के बारे में बताया गया कि ऑल 3 अल्टरनेटिव्स, जैसे कि ईजियर, मोर ईजी एंड मोर ईजियर, वर एक्सेप्टेबल इन दिस पीरियड। इस पीरियड में जो था वो एक्सेप्टेबल था। एंड देन बताया गया है कि द रूल बाय विच ER एंड EST आर प्रेफर्ड इन मोनोसिलेबिक वर्ड, जबकि मोर एंड मोस्ट जो था वो पॉलीसिलेबिक वंस में जो था वो था बाय द लेट 17th सेंचुरी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद प्रोनाउंस एंड डिटरमाइनर्स के बारे में बताया गया है कि ये जो था वो रेयर अल्टरनेटिव था यू का, ठीक है, यानी कि कभी कभार ये को यूज़ किया जाता था। और उसके बाद बताया गया है कि अर्लियर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये जो था वो सब्जेक्टिव केस था, जबकि यू जो था वो ऑब्जेक्टिव केस था। उसके बाद यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव्स या डिटरमाइनर्स कह लें उनकी बात की गई है, जैसे कि दैट रिमेन्ड कॉमन। एंड देन उसके बाद विच भी जो था वो इनहेरिटेड था फ्रॉम मिडल इंग्लिश बट बिकम रेयर बाय द मिड 17th सेंचुरी। रेयर आप कह सकते हैं कि कभी कभार उसको यूज़ किया जाता था। एंड देन हु की बात की गई है कि हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन वाज रेयर इन द 15th सेंचुरी बट बिकम कॉमन इन द लेटर पीरियड। देन उसके बाद जो है वो कॉमन हो गया था, पहले रेयर था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, जो मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं जस्ट उन्हें याद रखें कि ये जो था वो सब्जेक्टिव केस था, यू ऑब्जेक्टिव केस था, दैट, विच एंड हु के बारे में, ठीक है। उसके बाद वर्ब में बताया गया कि दो जो था वो डिक्लाइन कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में जस्ट आप ये याद रखें। उसके बाद एडवर्ब्स की बात की गई है कि विदाउट द एंडिंग ली वर मच कॉमन इन दिस पीरियड, ठीक है। तो इस पीरियड में ये चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी। एडवर्ब्स में हमें पता है कि लास्ट पर ली आता है, लेकिन उन्होंने कहा है विदाउट द एंडिंग ली, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात की गई है, जिसमें बताया गया कि दैट वर कॉमन इन दिस पीरियड। तो इसके बारे में आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है, इनवेरिएंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट, या आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 16 देख लेते हैं, जिसमें कॉलोनियलिज्म मोर स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। अगर तो आप लोग वर्ल्ड इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने वो सब्जेक्ट मेरे यूट्यूब लेक्चर्स से कवर किया हुआ है, तो आप लोगों को कॉलोनियलिज्म के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो हम पढ़ लेते हैं इस लेक्चर में। कॉलोनियलिज्म क्या था कि ब्रिटेन में जिस तरह इंग्लिश आई थी, ठीक है, तो ब्रिटेन जो था वो एक तरह से
पॉपुलर कंट्री बन गया था। उसके बाद ब्रिटेन ने जो है वो काफ़ी साल बहुत सारी कंट्रीज़ पर हुकूमत की, ठीक है। तो एक तरह से आप कह लें कि उनको अपना ग़ुलाम बना कर रखा था। तो ब्रिटेन की हुकूमत के अंडर जो जो कंट्रीज़ एक तरह से या जो जो इलाके उनके ग़ुलाम बने हुए थे वो कॉलोनियल कंट्रीज़ या कॉलोनियल एरियाज़ थे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कॉलोनियलिज़म वहाँ से निकला था वर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि फ्रॉम द 17th century onward द इंग्लिश बिगन टू एक्सटेंड देयर लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड देन बताया गया कि इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज इन द लास्ट 50 ईयर्स। ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश के स्प्रेड के पीछे कौन से मेजर फैक्टर्स थे, ठीक है। इंग्लिश के स्प्रेड के पीछे कौन से मेजर फैक्टर्स थे, तो वो बताया गया कि द पावर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो ब्रिटेन की हुकूमत थी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद द राइज़ ऑफ अमेरिका एज अ वर्ल्ड पावर, अमेरिका भी कॉलोनाइज्ड किया गया था, ठीक है। लेकिन ये है कि अमेरिका में भी जो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी देन वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा फेमस लैंग्वेज बन गई थी, देन उसको भी वाइडली एक्सेप्ट किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद प्रेस्टिजियस स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन वेरियस नेशन स्टेट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कंट्रीज़ कॉलोनाइज्ड हुई थी उन पर इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी असर पड़ा था कि एट द एंड उन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज को अडोप्ट कर लिया था। तो इस दौरान बहुत सारे स्पीकर्स जो इंग्लिश के इमर्ज हुए थे, निकले थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश बिगन इन द 16th century व्हेन लैंग्वेज बिकम अ टूल ऑफ इम्पीरियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इम्पीरियल एक्सपेंशन किसे कहते हैं कि किसी एक कंट्री की हुकूमत होना, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन एक एक कंट्री को जो है वो पढ़ते जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह आई, ठीक है। अब कनाडा देखा जाए तो वहाँ पर बताया गया कि कनाडा में फ़्रेंच जो थी वो प्रेजेंट थी फ्रॉम 1530 एंड देन क्या हुआ था कि ब्रिटेन से डिफीटेड के बाद, शिकस्त के बाद 1760 में क्या हुआ था कि फ़्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाने लग गई, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कैरिबियन यानी कि अफ्रीका की बात की जा रही है। अफ्रीका की स्टोरी एक लंबी स्टोरी, आप लोगों को पता है कि उस कंट्री पर हुकूमत कर ली थी एंड देन उनके लोगों को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो उन्हें काफ़ी हकीर समझा जाता था, ठीक है। तो इसी तरह बताया गया कि इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉलोनियल हिस्ट्री, यानी कि इसकी एक तरह से कॉम्प्लेक्स कॉलोनियल हिस्ट्री है। स्पेनिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस, यानी कि वहाँ पर डोमिनेट थी और वो बोली जाती थी, लेकिन जैसे ही क्या हुआ था कि ब्रिटेन की हुकूमत आई तो वहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाने लग गई, ठीक है। एंड स्पेनिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन गई थी, ठीक है। दरमियान में एक लाइन बताई गई है कि वेयर अफ्रीकन स्लेव्स इन दिस एरिया डेवलप्ड क्रियोल्स among themselves no creoles ever gained the status of a national language, यानी कि उन्होंने बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस और जो सी उनकी लोकल लैंग्वेजेस थी उनको मिलाकर बहुत सारे क्रियोल्स बनाए, लेकिन क्या हुआ कि कोई भी क्रियोल इतना ज़्यादा आप कह लें उसने कोई स्टेटस गेन नहीं किया था, ठीक है। तो एट द एंड क्या हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज ही वहाँ पर भी इमर्ज हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है कि डिस्कवर्ड किया गया बाय कैप्टन जेम्स कुक इन 1770। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्विज है, आ सकता है आप लोगों को। इट बिकम्स द फर्स्ट पीनल कॉलोनी, ठीक है। ये भी एक फर्स्ट पीनल कॉलोनी था। बाय द 1900 इट हैड 4 बिलियन इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश आइल्स विच रिजल्टेड इन इंग्लिश बिकमिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके नतीजे में क्या हुआ था कि इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर भी इमर्ज हो गई थी और ऑफिशियल स्टेटस ले लिया था। कोई भी लैंग्वेज अगर ऑफिशियल स्टेटस पे आ जाए तो नो डाउट कि वो लैंग्वेज वहाँ की सबसे ज़्यादा मेन लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड के बारे में बताया गया है कि इट बिकेम ए ऑफिशियल कॉलोनी इन 1840। ये भी ऑफिशियल कॉलोनी 1840 में बना था। बाय 1900 इट हैड अ क्वार्टर ऑफ ए मिलियन पीपल, ठीक है। तो इधर भी इतनी ज़्यादा तादाद थी लोगों की जो कि फिर इंग्लिश स्पीकर्स थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बात की जा रही है कि द ब्रिटिश टू कंट्रोल इन 1806 एंड द सेटलमेंट बिगन फ्रॉम 1820 ऑनवर्ड। उसके बाद बताया गया कि इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रीजन इन 1822 एंड स्टिल वन ऑफ द 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत याद कर लेना है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद करने पड़ेंगे, छोड़ेंगे तो आप लोगों का अपना नुकसान है, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका की बात की गई है, उसके बाद ईस्ट अफ्रीका की बात की गई है। वेस्ट अफ्रीका में उन्होंने बताया था कि बाय द 19th century द इंक्रीज इन ट्रेड टू द इंटायर वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल इंग्लिश बेस्ड पिजन्स एंड क्रियोल्स। तो उसके नतीजे में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर आई थी, ठीक है, ट्रेडिंग के थ्रू भी आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इंग्लिश इज स्टिल
taught and used being an official language there। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? सीरिया, घाना, द गैम्बिया, द नाइजीरिया, कैमरून, लाइबेरिया। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप लोगों को वेस्ट अफ्रीका के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका के बारे में बताया गया है कि इसी तरह ईस्ट अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश ने ऑफिशियल स्टेटस जो है वो गेन किया था। उसमें हमारे पास 6 मेन स्टेट्स आ जाती हैं। उससे पहले आप लोगों ने याद रखना कि इंपीरियल ईस्ट अफ्रीका कंपनी वाज फाउंडेड इन 1888। ये भी इंपॉर्टेंट क्विज़ है। उसके बाद इसमें कौन सी 6 मेन स्टेट्स आ जाती हैं? कीनिया, तंजानिया, युगांडा, मलावी, ज़ैम्बिया एंड ज़िम्बाब्वे। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताया गया कि ब्रिटेन वाज द लीडर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सुपीरियरिटी। उसमें हमारे पास बताया गया कि बाय द एंड ऑफ द 19 एंड द अर्ली 20th सेंचुरी यूएसए इमर्ज्ड एज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुपर पावर। तो इसके बारे में भी एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद टॉपिक 17 जो है वो उसमें बताया गया है कि साउथ एशिया में इंग्लिश किस तरह आई थी, ठीक है। साउथ एशिया में हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश भी। यहाँ पर बताया गया है कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन 1599 इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया इन द एलिटिस्ट डोमेन, ठीक है, ऑफ पावर इन गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, मिलिट्री, एजुकेशन, कॉमर्स। इन सारी फील्ड्स में क्या थी, जो एलिटिस्ट डोमेन्स थी, वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली बोली जाने लग गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर श्रीलंका और बांग्लादेश के बारे में बताया गया है कि श्रीलंका में इंग्लिश जो थी वो रिड्यूस कर दी गई थी, यानी कि नहीं बोली जाती थी। और सिन्हाला जो था वो उसने क्या किया था, वो लैंग्वेज ने ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस ले लिया था 1956 में। लेकिन क्या हुआ था कि एट द एंड उन्हें भी पता चला कि सर्वाइव करने के इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है, तो वहाँ पर भी फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वाइडली एक्सेप्ट की जाने लग गई। उसके बाद नेपाल की बात की गई है कि द रोल ऑफ इंग्लिश इंक्रीज्ड। उसके बाद भूटान और मालदीव्स में बताया गया है। एंड देन इंडिया और पाकिस्तान में। आप लोग अब इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, बहुत इजी हैं। जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, इन्हें एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ आप लोगों को ईजीली कन्वे कर दूँ आप तक, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, आप लोग कभी भी कह लें कि मार नहीं खाएंगे, आप लोगों का अच्छा एग्ज़ाम होगा। और कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए लेक्चर्स की टाइमिंग ना देखा करें कि कितना लंबा लेक्चर है, कितना लेंथी लेक्चर है। ये देखा करें कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कौन सी प्रोवाइड की जा रही है। अगर तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होती है तो काइंडली आप लोग उससे फ़ायदा उठाया करें। ज़िंदगी में इंसान किस लिए आया? कुछ बेहतर करने के लिए। तो जब आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कुछ बेहतर करने की, तो आप लोग किस तरह कोई चीज़ लोगों तक पहुंचा सकेंगे, जब आप लोगों के पास खुद ही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वाकई में लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, उनके साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी की मदद करना भी इंसान को बहुत कामयाब करता है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।